पंजाब के बीचों बीच गेहूं और सरसों के खेतों के बीच एक सीक्रेट गार्डन था। ये जगह रंग बिरंगी जिंदगी और धीमी फुसफुसाहटों से भरी थी, जहां हवा में चमेली की खुशबू और भूले हुए जादू का वादा था। पुराने आम और पीपल के पेड़ों की छत से सूरज की रोशनी छनकर आती थी और काई वाली जमीन पर पन्ने जैसी रोशनी बिखेरती थी। ये कोई आम बगीचा नहीं था, ये जलियांवाला का फुसफुसाता बगीचा था। इस बगीचे में एक खास जादू था जो बीते हुए समय से जुड़ा था। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में दहशत और थोड़ा डर होता था। वे कहते थे कि हवा में इतिहास की फुसफुसाहटें, बहुत पहले चले गए बच्चों की हंसी और अकाल मृत्यु पाने वालों के दर्द भरे रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर भी अपनी सारी खूबसूरती के बावजूद इस बगीचे में एक राज छुपा था, एक रहस्य जो इसके धूप से नहाए रास्तों पर एक लंबी परछाई डालता था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने कई पीढ़ियों से गांव वालों को उलझा रखा था, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ एक बहादुर और होशियार इंसान ही सुलझा सकता था। आजाद सिंह 12 साल का एक लड़का था जिसका दिल पास की ब्यास नदी पर चमकते सूरज की तरह उज्जवल था। उसकी आंखें उत्सुकता से चमकती थीं, हमेशा अपने गांव से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब रहती थी। उसका दिल रोमांच की चाहत से भरा था, बहादुरी और चालाकी की कहानियों की प्यास से भरा था। आजाद ने बचपन से ही बगीचे के बारे में फुसफुसाहटें सुनी थी। जब गांव के बुजुर्ग इसके जादू, इसकी खूबसूरती और इसके छुपे हुए अतीत के बारे में बात करते थे तो वह बड़े ध्यान से सुनता था। वह खुद इसकी खूबियों का अनुभव करना चाहता था, इसकी पत्तियों वाली बाहों में छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहता था। एक खास गर्म दोपहर जैसे ही सूरज क्षितिज की ओर डूबने लगा, आजाद ने फुसफुसाते बगीचे के बीचों बीच जाने का फैसला किया। उसने अंदर एक छिपे हुए बाग के बारे में कहानियां सुनी थी, एक ऐसी जगह जहां हवा में अनदेखी ऊर्जा होती थी। उत्साह और थोड़े डर से भरे दिल के साथ उसने दहलीज पार की और बगीचे की बाहों में कदम रखा। बगीचे ने आजाद का आवाजों और खुशबुओं से स्वागत किया। चिड़ियों के गाने ने हवा को भर दिया, एक ऐसा गाना जो खुशी और उदासी दोनों से भरा था। चमेली की मीठी खुशबू गीली मिट्टी की खुशबू के साथ मिल गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सूरज की रोशनी कम होती गई और उसकी जगह एक ठंडी हरी भरी शाम ने ले ली। जल्द ही उसे एक बरगद के पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी, जिसका चेहरा समय और ज्ञान का नक्शा था। उसकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनमें जानने की एक चिंगारी थी जिससे आजाद की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। ये कोई साधारण महिला नहीं थी, ये बगीचे की रखवाली करने वाली, इसके रहस्यों की रक्षक थी। तो जवान लड़के, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। तुम छिपे हुए बाग को ढूंढ रहे हो? आजाद चौंक गया, बस सिर हिला सका। बुढ़िया औरत हंस पड़ी, एक ऐसी आवाज जो सुकून देने वाली और परेशान करने वाली दोनों थी। कई लोगों ने इसे खोजा है, लेकिन बहुत कम लोग वापस आए हैं। खबरदार बच्चे, बगीचा अपने रहस्यों की बड़ी हिफाजत करता है। बुढ़िया की चेतावनी से बेपरवाह आजाद बगीचे की गोद में और आगे बढ़ गया। रास्ता गिरे हुए पत्तों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। बांस और चंपा के पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। हवा में नमी बढ़ गई और बाहर की दुनिया की आवाजें दूर की गूंज में बदल गईं। वह एक खुले मैदान में आ गया जो एक अजीब रोशनी से नहाया हुआ था, जो हवा से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी। बीच में एक टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा था जिस पर चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब रखी थी। जैसे ही उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया, हवा के एक झोंके ने ऊपर के पत्तों को हिला दिया और उसने एक फुसफुसाहट सुनी, हल्की लेकिन स्पष्ट खोई हुई धुन खोजो। उत्सुक होकर आजाद ने किताब खोली। उम्र के साथ भंगुर पन्नों में हस्तलिखित नोट्स और फीके रेखा चित्र थे। जैसे ही उसने उनके माध्यम से देखा, उसने महसूस किया कि वह एक नक्शा देख रहा था, लेकिन जमीन और पानी का नक्शा नहीं। यह ध्वनि का नक्शा था, समय के साथ खोई हुई धुन के लिए एक गाइड। भाग 5, आजाद का प्लान। बुढ़िया औरत की चेतावनी आजाद के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन रहस्य का आकर्षण इतना मजबूत था कि विरोध नहीं किया जा सका। उसने नक्शे का अध्ययन किया, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। यह एक पहेली थी, प्रतीकों और गुप्त संकेतन की एक सिम्फनी। उसने महसूस किया कि प्रत्येक प्रतीक बगीचे के भीतर पाई जाने वाली एक अलग ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। झींगुरों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट, पास की धारा की गड़गड़ाहट। उसने कई दिन बगीचे की खोजबीन में बिताए,
उसकी इंद्रियां तेज हो गईं क्योंकि वह नक्शे में दर्शाई गई आवाजों को सुनता था। उसने पक्षियों के गाने के पैटर्न, बांस के पेड़ों के बीच हवा की लय, कंकड़ों पर बहने वाली धारा की कोमल झंकार को याद किया। उसने बगीचे को एक गीत के रूप में सुनना शुरू कर दिया, एक धुन जो खंडित और बिखरी हुई थी। हर गुजरते दिन के साथ पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। उसने पाया कि कुछ ध्वनियां जब एक विशिष्ट क्रम में और बगीचे के भीतर विशिष्ट स्थानों पर सुनी जाती हैं, तो एक अजीब शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती प्रतीत होती हैं। हवा झिलमिलाती थी और एक हल्की गुनगुनाहट हवा को भर देती थी, मानो बगीचा खुद उसकी खोजों का जवाब दे रहा हो। भाग 6, डर के सामने साहस। जैसे जैसे आजाद रहस्य में गहराई से उतरता गया, उसे बगीचे के भीतर एक उपस्थिति का एहसास हुआ, कुछ प्राचीन और अनदेखा। ये उसे परछाइयों से देखता था, उसकी हरकत का एक मूक पर्यवेक्षक। उसने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की, एक आदिम भय जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। एक रात जब वह तारों की छत के नीचे सो रहा था, तो उसे धीमी गड़गड़ाहट से जगाया गया। उसकी आंखें खुल गईं, उसका दिल धड़क रहा था। परछाइयों में खड़ा उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। एक शानदार बंगाल टाइगर था। उसका धारीदार कोट चांदनी में झिलमिला रहा था और उसकी मांसपेशियां नियंत्रित शक्ति के साथ लहरा रही थीं। डर ने आजाद पर हावी होने की धमकी दी, लेकिन उसे बुढ़िया की बातें याद आ गईं। साहस डर का अभाव नहीं है, उसने कहा था, बल्कि उस पर विजय है। उसने एक गहरी सांस ली, अपने धड़कते दिल को शांत किया। वह जानता था कि घबराहट उसकी बर्बादी होगी। उसे बहादुर बनना था, अपने डर का सामना करना था। भाग 7, सच्चाई सामने आई। जैसे ही बाघ करीब आया, आजाद को वह धुन याद आ गई जिसे वह जोड़ रहा था। वह गुनगुनाने लगा। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होती गई। उसने सरसराते पत्तों, चहचहाते झींगुरों, गड़गड़ाहट वाली धारा का गीत गुनगुनाया। उसकी हैरानी के लिए बाघ रुक गया। उसका सिर एक तरफ झुक गया, जैसे कि ध्यान से सुन रहा हो। गड़गड़ाहट कम हो गई। उसकी जगह एक धीमी गड़गड़ाहट ने ले ली, जो धुन को प्रतिध्वनित करती प्रतीत हो रही थी। आजाद गुनगुनाता रहा। उसकी आवाज समाशोधन को बगीचे के खोए हुए गीत से भर रही थी। जैसे ही आखिरी स्वर रात में लुप्त हो गया, बाघ ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हल्की आह भरी। हवा झिलमिला उठी और बाघ गायब हो गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। उसकी जगह बुढ़िया औरत खड़ी थी। उसकी आंखें मनोरंजन से टिमटिमा रही थी। तुमने अच्छा किया बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भर गई। तुमने अपने डर का सामना किया है और बगीचे में संतुलन बहाल किया है। भाग 8, एक बगीचा बहाल। बुढ़िया ने बताया कि बाघ बगीचे के जादू का संरक्षक था, एक रक्षक आत्मा जो उसकी भलाई के लिए बाध्य थी। खोई हुई धुन, उसने खुलासा किया, बगीचे के भीतर प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कुंजी थी। समय के साथ धुन को भुला दिया गया था और बगीचे का जादू कम होने लगा था, जिससे डर और अंधेरे को जड़ें जमाने लगी थी। धुन बहाल होने के साथ बगीचा जागृत होने लगा। हवा नई ऊर्जा के साथ कंपन कर रही थी और फूल एक ऐसी जीवंतता के साथ खिले थे जो पीढ़ियों में नहीं देखी गई थी। अतीत की फुसफुसाहटें, जो कभी उदासी और भय से रंगी होती थी, अब खुशी और शांति से भर गई थी। आजाद ने न केवल फुसफुसाते बगीचे के रहस्य को सुलझाया था, बल्कि इसे गुमनामी में लुप्त होने से भी बचाया था। उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था और ऐसा करके आश्चर्य और जादू की जगह पर सद्भाव बहाल किया था। भाग 9, भीतर की ताकत। आजाद की बहादुरी की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। वह एक स्थानीय नायक बन गया, साहस और सरलता का प्रतीक। लेकिन आजाद के लिए असली इनाम यह जानना था कि उसने एक बदलाव लाया है। उसने साहसिक कार्य के आह्वान का उत्तर दिया था और विजयी हुआ था। फुसफुसाता बगीचा उसका अभयारण्य बना रहा, एक ऐसी जगह जहां वह जादू की नब्ज को महसूस करने और अपने द्वारा सीखे गए पाठों को याद करने के लिए जा सकता था। उसने पाया था कि असली ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि किसी के डर का सामना करने के साहस और जीवन की चुनौतियों का रचनात्मक समाधान खोजने की बुद्धिमत्ता में निहित है। फुसफुसाते बगीचे ने अपने रहस्यों को फुसफुसाया था और आजाद सिंह ने सुना था। उसका दिल हमेशा के लिए अनुभव से बदल गया था।